हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। एक नए चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। ये चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें हम लोग टोटल 80 प्रश्नों को करेंगे। आज के इस पार्ट 1 में हम लोग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे और अगले वाले पार्ट में हम लोग बाकी के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। इन 80 प्रश्नों के साथ ही एनसीईआरटी बुक आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। वहां से हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे इस चैप्टर से वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज भी हम सारे उन सारे को भी कवर कर लेंगे। ठीक, तो इन 80 प्रश्नों के साथ ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और ये इस सीरीज का बायो का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और आएगा और उसके बाद हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज के अंदर आने वाले जितने भी वीडियोस थे इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आए हैं उन सारे का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में। निम्न में से किसमें भिन्नताएं सबसे अधिक दिखाई देती है, यानी कि वेरिएशन की बात की जा रही है। तो वेरिएशन के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि जो दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक प्रजनन में जो भिन्नताएं हैं वो बहुत ही कम आती है। न्यूनतम भिन्नताएं जो है हमें देखने को मिलती है अलैंगिक जनन द्वारा बने जीवों में। ठीक, न्यूनतम भिन्नताएं देखने को मिलती है, मिनिमम, यानी कि बहुत कम भिन्नता जो है हमें इनमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो भिन्नताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है लैंगिक जनन द्वारा बने जीवों में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस हैं वो कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, और मैक्सिमम वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। ठीक, तो अलैंगिक जनन में जो भिन्नताएं हमें कम देखने को मिलती है वो इसलिए कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जब कॉपी बनता है कोशिका विभाजन के समय, उस समय जो एरर है वो मिनिमम होता है। यानी अलैंगिक प्रजनन में जो भी भिन्नताएं आती है वो डीएनए का जो कॉपी बनता है, रेप्लिकेशन होता है, उसमें एरर आने से ही वो भिन्नताएं आती है। अब क्योंकि कम से कम एरर होता है तो कम से कम भिन्नताएं जो है हमें देखने को मिलती है अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में हम जानते हैं कि दो अलग अलग जीव के डीएनए आकर के मिलते हैं तो वहां पर भिन्नताएं जो है वो अधिक होती है। अधिकांश सफल भिन्नताएं किस प्रकार के प्रजनन से प्राप्त होती है। भिन्नता की बात जब हम करते हैं तो हम मेनली लैंगिक जनन के ऊपर ही करते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब भी हम लोग भिन्नता की बात करेंगे, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन से भिन्नताएं तो बहुत कम आती है। सबसे ज्यादा जो भिन्नताएं हैं वो हमें लैंगिक प्रजनन के अंदर देखने को मिलता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश सफल भिन्नताएं किस प्रकार के प्रजनन से प्राप्त होती है तो है बी, लैंगिक प्रजनन से। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में भिन्नता क्यों पाई जाती है ना। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में भिन्नता क्यों पाई जाती है, क्योंकि उनमें दोनों जनकों के गुण सम्मिलित होते हैं। मेल होता है, फीमेल होता है ना, वो आपस में मीटिंग करते हैं, वहां से बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे में माँ और बाप दोनों के गुण जो है सम्मिलित होते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए वो जो बच्चा है अपने माँ बाप से ज्यादा भिन्न होते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहां पर दिखाया गया है क्योंकि यहां पर देखो एक ही जनक है जिनसे 4 संतति उत्पन्न हो रहे हैं। एक ही जनक है ना, एक ही जनक है जिनसे ये 2 संतति उत्पन्न हो रहे हैं, फिर इन दोनों से 2 संतति उत्पन्न हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 4। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक कोशिकीय जीव है बैक्टीरिया। तो मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया था, अब डिवाइड करके 2 नए बैक्टीरिया यहां पर बने हैं। अब जो ये बैक्टीरिया है इनसे ये दोनों बैक्टीरिया कितने भिन्न हैं, तो आप देखो लगभग एक जैसे ही है। थोड़ी सी भिन्नता हमें देखने को मिली है यहां पे और यहां पे। ठीक, अब आगे देखिए, फिर इस वाले बैक्टीरिया से 2 नए बैक्टीरिया बने हैं। जब इस वाले बैक्टीरिया से 2 नए बैक्टीरिया बने हैं तो देखो जो चेंज यहां पर आया था, है ना, यहां से यहां जो चेंज यहां पर देखने को मिला था, ये चेंज जो है अगले पीढ़ी में भी चला गया। देखो यहां पर रेड है, यहां पर भी रेड है, यहां पर भी रेड है। यानी यहां से यहां इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में जो चेंज आया वो चेंज इस वाले पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो गया, है ना, ट्रांसमिट हो गया।
और कुछ नए चेंज हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी पिछले वाली पीढ़ी से जो बदलाव आ रहे हैं वो भी अगले पीढ़ी में पहुंच रहे हैं और कुछ नए बदलाव भी आ रहे हैं। सेम चीज यहां पर है। यहां से यहां क्या चेंज आया था, यहां पर आपको ग्रीन करके दिखाया गया है। अब ये चेंज देखो इसके अगले पीढ़ी में भी ट्रांसमिट कर गया, चला गया, है ना। यानी कि ये जो भिन्नता है ये अगले वाले पीढ़ी में भी वंशागत हो जाती है और कुछ नई भिन्नताएं जो है यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर कलर चेंज करके आपको दिखाया गया, इसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक, तो इस पूरे डायग्राम से आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से जब कोई दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है तो उसमें कुछ भिन्नताएं आती है। फिर उस दूसरे पीढ़ी से जब तीसरी पीढ़ी आएगी ना, तो जो पहले पीढ़ी से जो भिन्नता आई है दूसरी पीढ़ी में, वो भिन्नता भी तीसरी पीढ़ी में पहुंचेगी और साथ में तीसरी पीढ़ी में कुछ नई भिन्नता आएगी। यानी पिछले वाले पीढ़ी से आ रहे बदलाव भी अगले वाली पीढ़ी में पहुंचती है और साथ में कुछ नए बदलाव आते हैं। अब देखो, आप इस वाले बैक्टीरिया से इन सारे बैक्टीरिया को मिलाओ तो देखो ये जो बैक्टीरिया है और ये सारे जो बैक्टीरिया है इनमें ज्यादा भिन्नता है ना, क्योंकि इस बैक्टीरिया से ये दोनों बैक्टीरिया आए थे और फिर इनसे ये आए थे, तो इस वाले से और इस वाले से कंपेयर करो तो ज्यादा भिन्नता है। यहां पर लाल है, यहां पर देखो पिंक कलर करके आपको दिखाया गया है। सोचो कि 10 पीढ़ी बाद या फिर 50 पीढ़ी बाद ही मान लो, 50 पीढ़ी के बाद जो जीव आएंगे, जो संतति उत्पन्न होंगे, उनसे कंपेयर करो कि इस वाले पीढ़ी और 50 पीढ़ी, यानी कि इस वाले जीव, इस वाले बैक्टीरिया और 50 पीढ़ी के बाद जो बैक्टीरिया आएंगे उनमें देखो कितना चेंज होगा, काफी ज्यादा चेंज होगा। जैसे आप हैं अभी और 50 साल नहीं, 50 पीढ़ी के बाद जो मनुष्य आएंगे उनमें काफी कुछ बदल चुका होगा। इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन कैसे होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है धीरे धीरे बदलाव आते हैं और वो बदलाव जो है हर अगली पीढ़ी में पहुंचता है और कुछ नए बदलाव भी आते हैं। यानी पीछे से जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस जो है अगली पीढ़ी में जमा होती चली जाती है और कुछ नए चेंज भी आते हैं। तो ऐसे में समझो कि 50 पीढ़ी बाद जो इंसान आएंगे उनसे अपने आप को आप कंपेयर करेंगे तो वो इंसान जो 50 साल बाद आएंगे वो काफ़ी बदल चुके होंगे, उनमें काफ़ी सारी जो है भिन्नताएं वो आ गई होंगी। इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है ना, उसको कहा जाता है कि वो कच्चा पदार्थ है जैव विकास का, इवोल्यूशन का। ठीक है, इवोल्यूशन का कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर अगली पीढ़ी में कुछ भिन्नताएं आती है, वो भिन्नताएं जो है जमा होती चली जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी और कुछ नए भिन्नताएं भी उसमें ऐड होती जाती है। तो 50 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उससे कंपेयर करो आज की पीढ़ी के साथ, तो 50 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उसमें काफी सारे बदलाव जो है वो आ चुके होंगे, नए नए लक्षण जो है आ चुके होंगे, वही इवोल्यूशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जनन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो संतति के समान डिजाइन का होना। जनन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो जो बच्चे पैदा लेते हैं उनके बॉडी डिजाइन का समान होना। जैसे आपका जो बॉडी डिजाइन है आपके जनक के जैसा ही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, हाथ में 10 उंगलियां, पैर में 10 उंगलियां, 2 आंख है, 2 कान है, एक नाक है। तो जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो तो सेम टू सेम है आपके जनक के जैसा। तो यही चीज यहां पर कहा गया है, संतति के समान डिजाइन का होना। किसके समान डिजाइन का होना, जनक का जो बॉडी डिजाइन है उसी के बॉडी डिजाइन जैसा संतति का बॉडी डिजाइन का होना, ये जनन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। लेकिन फिर भी आप अपने जनक के जैसे तो नहीं दिखते हैं, यही वेरिएशन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है आपके अंदर। मानव में लक्षणों की वंशागति का नियम किस पर आधारित है, मानवों में लक्षणों की वंशागति का नियम किस पर आधारित है, यानी मानवों में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर जाते हैं किस पर आधारित है, तो माता और पिता दोनों से समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ प्राप्त होने पर। आनुवांशिक पदार्थ हम लोग डीएनए को बोलते हैं। तो माता से जितना डीएनए हमें प्राप्त होता है उतना ही पिता से भी डीएनए प्राप्त होता है। हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम पिता से आया है और 23 जो है माता से आया है ना। 23 क्रोमोसोम मदर साइड से और 23 क्रोमोसोम फादर साइड से। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसी में तो डीएनए है ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसी में तो डीएनए है। तो बराबर संख्या में क्रोमोसोम्स जो है हमारे अंदर आए हैं माता और पिता से, यानी बराबर मात्रा में जो है ना, बराबर मात्रा में, समान मात्रा में डीएनए जो है पिता से और
माता से हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक, माता और पिता दोनों से समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त होने पर। राइट। प्रत्येक लक्षण किसके डीएनए से प्रभावित हो सकता है? देखो, प्रत्येक लक्षण जो है प्रभावित हो सकता है माता और पिता दोनों के डीएनए से, प्रभावित हो सकता है। जैसे कि आप यहां पर समझिए, माता के साइड से 23 क्रोमोसोम आया, तो मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसमें आपके लंबाई को नियंत्रित करने के लिए एक जीन होगा। अब ये जीन क्या है? जीन कुछ नहीं, डीएनए का ही सेगमेंट होता है, डीएनए का ही टुकड़ा होता है जिसे हम लोग जीन बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जितने जीन माता साइड से उतने ही जीन पिता साइड से आते हैं, और जो जीन माता साइड से आते हैं वही जीन पिता साइड से भी आते हैं। यानी माता के साइड से आपके लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो जीन आते हैं वही सारे जीन आपके पिता के साइड से भी उन सारे लक्षण को नियंत्रित करने के लिए आते हैं। अब ऐसे समझिए कि माता के साइड से 23 क्रोमोसोम्स आए। इस 23 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसमें आपके लंबाई को नियंत्रित करने वाला एक जीन होगा। आपके माता के साइड से भी जो 23 क्रोमोसोम आए हैं उसमें भी आपके लंबाई को नियंत्रित, लंबाई अपने आप एक लक्षण है, तो आपके लंबाई को नियंत्रित करने के लिए एक जीन होगा। यानी हर एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए आपके बॉडी में 2 जीन्स होंगे। ठीक, 2 जीन्स होंगे। एक जीन आपके माता के साइड से आएगा और एक जीन आपके पिता के साइड से आएगा। ठीक, माता के साइड से जो जीन आएगा वो भी लंबाई को ही नियंत्रित करेगा, पिता के साइड से जो जीन आएगा वो भी लंबाई को ही नियंत्रित करेगा। इन दोनों क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं कि मिला देते हैं और बोलते हैं कि ये पेयर्ड है। तो हम जो बोलते हैं ना कि 23 पेयर क्रोमोसोम है हमारे बॉडी के अंदर, तो पेयर हम लोगों ने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि क्रोमोसोम माता के साइड से जो आ रहा है उनमें जो जीन्स हैं, पिता के साइड से जो क्रोमोसोम आ रहा है उनमें भी वही सारे जीन्स हैं। यानी हर एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर 2 जीन्स हैं, जो एक माता के साइड से आया, एक पिता के साइड से आया है। तो अगर पिता के साइड से एक जीन आया है जो लंबाई को नियंत्रित करेगा, तो माता के साइड से भी एक जीन आएगा जो लंबाई को नियंत्रित करेगा। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि माता के साइड से जो जीन आया वो आपको लंबा बनाना चाह रहा हो, पिता के साइड से जो जीन आया वो आपको बौना बनाना चाह रहा हो। या हो सकता है कि माता के साइड से जो जीन आया है वो आपको बौना बनाना चाह रहा हो, पिता के साइड से जो आया वो आपको लंबा बनाना चाह रहा हो। या हो सकता है कि दोनों के साइड से जो जीन आया वो आपको लंबा बनाना चाह रहा हो, या फिर दोनों के साइड से जो जीन आया है वो आपको बौना बनाना चाह रहा हो। लेकिन नियंत्रित यहां पर क्या हो रहा है? लंबाई अपने आप में एक लक्षण है जिसे नियंत्रित करने के लिए आपके बॉडी में 2 जीन्स हैं। ठीक, एक जीन आपके माता के साइड से आएगा, दूसरा जीन आपके पिता के साइड से आएगा। ठीक, और इन दोनों ही जीन्स को हम लोग एलील बोलते हैं। यानी जैसे कैपिटल टी जो जीन है वो आपको लंबा बनाना चाह रहा है, स्मॉल टी जो जीन है वो आपको बौना बनाना चाह रहा है। तो हो सकता है कि माता के साइड से भी कैपिटल टी हो, पिता के साइड से भी कैपिटल टी हो सकता है कि पिता के साइड से, माता के साइड से भी स्मॉल टी हो और पिता के साइड से भी स्मॉल टी हो सकता है कि माता के साइड से कैपिटल टी, पिता के साइड से स्मॉल टी। हो सकता है कि पिता के साइड से, माता के साइड से स्मॉल टी और पिता के साइड से कैपिटल टी। ठीक, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अब भाई इसमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना? लंबा बनाने वाला जीन जीतेगा या फिर बौना बनाने वाला जीन जीतेगा, डिपेंड करता है कि कौन सा जीन ज्यादा प्रभावी होता है, वो एक अलग केस है। ठीक, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी लक्षण हैं उन सारे को नियंत्रित करने के लिए 2 जीन हैं, एक माता के साइड से आया, एक पिता के साइड से आया। उन दोनों जीन को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके एलील कहलाएंगे। तो एलील और कुछ नहीं, एक ही जीन के 2 फॉर्म्स हैं, है ना? एक ही जीन के 2 फॉर्म्स हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि लंबाई को नियंत्रित करने वाला एक जीन है जिनके 2 रूप है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जो ये दोनों फॉर्म्स होते हैं उसमें से एक फॉर्म माता से आता है और दूसरा फॉर्म पिता से आता है। समझ में आया आपको? तो अगर हम लंबाई की बात करते हैं, जैसे लंबाई अपने आप में क्या एक लक्षण है, तो जो लंबाई है, नहीं यहां पे सवाल था ना, हाँ, लंबाई अपने आप में एक लक्षण है और ये लंबाई जो है प्रभावित हो सकता है माता के डीएनए से भी और पिता के डीएनए से, है ना? जीन माता के जीन से भी और पिता के जीन से भी प्रभावित हो सकता है। जीन बेसिकली क्या है? डीएनए का ही टुकड़ा है।
आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। ठीक, वंशागति के नियमों की खोज किसने की? तो मेंडल ने की थी। वंशागति के नियमों की खोज कि कैसे जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो नियम है इसकी खोज मेंडल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन मेंडल के प्रयोग से संबंधित है? मेंडल ने मटर के पौधों पर वंशागति के गुणों का अध्ययन किया। मेंडल साहब ने उद्यान मटर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा, उद्यान मटर यानी कि गार्डन पी, गार्डन पी के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के प्लांट में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखा था कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तथा गणितीय दोनों दृष्टियों से अपने प्रयोगों का विश्लेषण किया। देखो, मेंडल साहब से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने वंशागति के गुणों के ऊपर अध्ययन किया, बट वो सारे वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए। मेंडल साहब सफल हो पाए। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि वो मैथमेटिशियन थे, तो बायो के साथ साथ वो मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट भी वहां पर लगा रहे थे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीज़ों का जो है डेटा को सही से कलेक्ट करना, डेटा को सही से रखना, है ना, रिलेट करना, ये सारे काम जो है वो कर पाए मैथमेटिशियन होने के कारण। इनसे पहले जो वैज्ञानिक आए वो सब के सब क्या थे? जैव वैज्ञानिक थे, ठीक है, मैथमेटिशियन नहीं थे। ये मैथमेटिशियन भी थे, तो इनका फायदा इनको बहुत मिलता है और इसलिए ये ज़्यादा सफल हो पाए। मतलब कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक ये भी कारण है, एक प्रमुख कारण है ये कि ये मैथमेटिशियन भी थे। मेंडल ने प्रत्येक पीढ़ी के लक्षणों का रिकॉर्ड रखा और गणना की। देखो, मेंडल साहब पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक एक प्लांट के अंदर आने वाले हर एक एक लक्षण का रिकॉर्ड इन्होंने रखा था। हर पीढ़ी में जितने भी पादप उग रहे हैं, उन सारे में जितने भी लक्षण हैं, उन सारे का रिकॉर्ड इन्होंने रखा था बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रखा था और उन्होंने गणना की थी, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे इसलिए ये ऐसा कर पाए अच्छे से। मेंडल को अपने जीवन काल में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। इवन इनके डेथ के कई साल बाद जो है नोबेल पुरस्कार आया। इनके टाइम में नोबेल पुरस्कार नाम का चीज नहीं हुआ करता था। तो केवल A, B, C सही है, D ऑप्शन जो है गलत है। तो मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। हर पीढ़ी में जितने प्लांट उग रहे थे, हर पीढ़ी में जितने पादप उग रहे थे, उन सारे के अंदर जो भी लक्षण देखने को मिल रहे थे, उन सारे का उन्होंने रिकॉर्ड रखा था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया। ठीक है, मटर के पौधे का चयन किया। इसका वैज्ञानिक नाम चाहो तो आप याद रख सकते हो, पाइसम सताइवम। पाइसम सताइवम। ठीक, गार्डन पी, गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधों में किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो अनेक लक्षणों का अध्ययन किया। वो सारे जो लक्षण थे वो विकल्पी लक्षण थे। विकल्पी लक्षण का मतलब ये हुआ कि उन्होंने लंबाई देखा पादप में कि लंबा पादप हो रहा है, बौना पादप हो रहा है ना। फूल का रंग देखा कि गुलाबी है या फिर सफेद है। बीज देखा कि गोल है या फिर झुर्रीदार है। यानी कि साफ साफ आप अंतर कर पाते हैं लंबा पादप और बौना पादप में, सफेद फूल में, है ना, गुलाबी फूल में आप अंतर कर पाते हैं। तो इसी को कहा जा रहा है कि अनेक विकल्पी यानी कि विरुद्ध लक्षण। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से कंठस्थ करना पड़ेगा, है ना। इधर इंग्लिश में है और इधर हिंदी में है, कंठस्थ आपको करना पड़ेगा। मेंडल साहब ने मटर के प्लांट में जो है 7 लक्षणों को चुना था। 7 लक्षणों को चुना था। 7 लक्षण का मतलब होता है 14 विशेषक। 14 विशेषक। विशेषक को हम लोग इंग्लिश में ट्रेट्स बोलते हैं और लक्षण को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? कैरेक्टर्स बोलेंगे। तो टोटल 7 कैरेक्टर्स उन्होंने मटर के प्लांट में चूज किया, जिनमें 14 ट्रेट्स है। 7 लक्षण कैसे? देखो, जैसे हम प्लांट की लंबाई की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, प्लांट की साइज की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे लक्षण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये सारे विशेषक हैं। जैसे प्लांट की ऊंचाई अपने आप में लक्षण है। अब ऊंचाई में जो है लंबाई भी हो सकती है ना, लंबाई और बौना,
प्लांट या तो लंबा था या फिर बौना था। तो जो लंबा है और बौना है ये क्या है, विशेषक कहलाएंगे। ये दो विशेषक हैं और ये जो पादप की ऊंचाई है ये अपने आप में एक लक्षण है। जैसे बीज की आकृति अपने आप में एक लक्षण है। अब बीज जो है गोल भी हो सकता है, झुर्रीदार भी हो सकता है, ये दोनों विशेषक कहलाएंगे। ठीक है। बीज का रंग अपने आप में एक लक्षण है जिसके दो विशेषक क्या है कि बीज या तो पीला हो सकता है या फिर हरा हो सकता है। ऐसे ही फली की आकृति, फली जो है सिकुड़ी हुई हो सकती है, फूली हुई हो सकती है या फिर सिकुड़ी हुई हो सकती है। फली का रंग जो है हरा हो सकता है या फिर पीला हो सकता है। फूल का रंग जो है पर्पल हो सकता है ना, पर्पल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। फूल का जो पोजीशन है या तो किनारे पर फूल निकल सकता है या फिर शीर्ष पे निकल सकता है, टर्मिनल पे निकल सकता है। तो ये सारे ऊपर जो दिए गए हैं ये आपके कहलाते हैं कैरेक्टर्स, और ये सारे जो नीचे दिए गए हैं ये सारे आपके विशेषक कहलाते हैं। बट आपके एग्जाम में विशेषक के स्थान पर भी लक्षण ही लिख करके आ सकता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि विशेषक का मतलब क्या है और यहाँ पर लक्षण का मतलब क्या है। लक्षण जैसे कि बीज की आकृति, अब बीज की आकृति गोल भी हो सकता है, झुर्रीदार भी बीज हो सकता है, ये दोनों विशेषक कहलाएंगे। तो टोटल 7 लक्षण और 14 विशेषक, इन सारे के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था 7 वर्षों तक, मेंडल साहब। उसके बाद जो है आप ध्यान में रखेंगे कि ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं ये कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, और ये सारे कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण, है ना, अप्रभावी लक्षण। डोमिनेंट है ना, देखो लक्षण मैंने लिखा है तो यहां पर आपको विशेषक समझना है ना, विशेषक जो है आपको समझना है। ठीक, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स, यानी ज्यादातर प्लांट मटर के अंदर जो उगते हैं ना उनमें ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। बहुत कम प्लांट ऐसे मटर में उगते हैं, मटर के बहुत कम प्लांट ऐसे उगते हैं जिनमें ये सारे ट्रेट्स आते हैं। ज्यादातर प्लांट ऐसे उगते हैं मटर में, मटर के प्लांट ज्यादातर ऐसे होते हैं जहां पर्पल फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत कम ऐसे प्लांट्स उगते हैं जहां हमें ये व्हाइट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। मटर के प्लांट में ज्यादातर जो बीज होते हैं गोल होते हैं, बहुत कम होते हैं जो झुर्रीदार होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। प्रभावी लक्षण मतलब अधिकतर पादप में, मटर के पादप में आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक, और बहुत कम पादप होते हैं जिनमें ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। मटर की मैं बात कर रहा हूं, मटर के पादप में। सेम चीज यहां पर जो है हिंदी में टिपा गया है, तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में बीज के आकार से संबंधित कौन सा लक्षण प्रभावी होता है? तो बीज के आकार, बीज का आकार या फिर बीज की आकृति अपने आप में एक लक्षण है जिनके 2 विशेषक होते हैं। ये 2 विशेषक कौन से हैं? बीज जो है या तो गोल हो सकता है या फिर बीज जो है झुर्रीदार हो सकता है ना, बीज जो है झुर्रीदार हो सकता है। ठीक है, बीज या तो गोल हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है भाई, झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड हो सकता है ऐसे। ठीक, अब प्रभावी लक्षण कौन सा है, प्रभावी लक्षण कौन सा है यानी कि प्रभावी विशेषक कौन सा है यहाँ पर? तो अधिकांश बीज जो है वो गोल होता है, तो गोल, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मटर के पौधे में फली का रंग अप्रभावी लक्षण कौन सा है? अच्छा, बीज के रंग की अगर हम बात करते हैं, बीज के रंग की अगर हम बात करते हैं, बीज का रंग ये भी अपने आप में एक लक्षण है जिनके 2 विशेषक कौन से हैं? बीज या तो पीला हो सकता है, पीला होता है या फिर ग्रीन होता है, तो ये जो है प्रभावी है, और दूसरा अप्रभावी हो जाएगा। अगर हम फली के रंग की बात करते हैं, पॉड की कलर की बात करते हैं, है ना, फली के रंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी आपको 2 मिलेगा, यहां भी आपको 2 मिलेगा। फली का रंग या तो पीला होगा या फिर हरा होगा, लेकिन फली के रंग में जो है हरा वाला जो है ये प्रभावी है, ये प्रभावी विशेषक है या फिर प्रभावी लक्षण आप बोल सकते हो। ठीक, हरा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बीज के रंग में, बीज के रंग की बात करें तो प्रभावी विशेषक क्या है? पीला, और फली के रंग की बात करें तो प्रभावी विशेषक क्या है? हरा। एलील क्या होता है? मैंने अभी आपको समझाया था। आपके बॉडी में हर एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 2 जीन है।
एक माता के साइड से आया, दूसरा पिता की साइड से आया। मतलब एक ही जीन के दो फॉर्म्स हैं, जो एक पिता के साइड से आया, एक माता के साइड से आया। उन दोनों फॉर्म्स को ही हम लोग एलील बोलते हैं। किसी एक लक्षण के लिए जीन के वैकल्पिक रूप, किसी एक लक्षण के लिए जीन के वैकल्पिक रूप, तो दो रूप में से एक रूप पिता की साइड से, दूसरा रूप माता की साइड से आता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके बालों के रंग के लिए एक जीन होगा जिनके दो फॉर्म्स होंगे, एक फॉर्म माता के साइड से आएगा, दूसरा फॉर्म पिता के साइड से आएगा, वो दोनों फॉर्म्स ही एलील कहलाएंगे। तो एलील और कुछ नहीं, जीन्स ही होते हैं। मटर के पौधों में मेंडल के प्रयोग के अनुसार F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे? F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, ये आप अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होते हैं केवल प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण वाले संतति उत्पन्न होते हैं। ठीक है, केवल प्रभावी लक्षण वाले ही संतति उत्पन्न होते हैं। मेंडल साहब ने क्या किया, देखो दो प्लांट उन्होंने चूज किया, एक लंबा टॉल और दूसरा बौना यानी कि ड्वार्फ। अब देखो ये शुद्ध रूप से लंबा था। शुद्ध रूप से लंबा का मतलब कि इनके अंदर भी लंबाई को नियंत्रित करने के लिए दो जीन्स हैं, अलग अलग जनक से आए हैं, मेल और फीमेल से आए हैं ये दोनों के दोनों जीन्स, और दोनों के दोनों जीन्स जो मेल फीमेल से आए हैं वो दोनों सेम टू सेम है, यानी दोनों जो है प्लांट को लंबा ही बनाना चाह रहे थे, तो हमने कहा ये शुद्ध रूप से लंबा है। ऐसे ही बौना बनाने के लिए जो एलील्स हैं स्मॉल टी, इनमें दोनों के दोनों सेम है, यानी इनमें जीन के दोनों फॉर्म्स एक जैसे हैं, इनमें जीन के दोनों फॉर्म्स एक जैसे हैं, तो ये कहे जाएंगे शुद्ध रूप से बौना है और ये कहे जाएंगे कि शुद्ध रूप से लंबा है ना। दोनों के दोनों एलील जो है वो सेम है। ठीक, इनके बीच में कराया इनका निषेचन, ये था पर परागन या फिर पर निषेचन बोल दो आप। इनसे जो बच्चे पैदा हुए ये पेरेंट्स हो गए, ये हो गए जनक, पेरेंट्स हो गए। इनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो F1 पीढ़ी के बच्चे कहलाए। यहां पर जो संतति उत्पन्न होते हैं वो सब के सब लंबे होते हैं। वो सब के सब कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सब के सब कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सब के सब लंबे होते हैं। तो F1 पीढ़ी में मैंने अभी आपको क्या बताया, केवल प्रभावी लक्षण वाले संतति उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम लंबाई की बात करते हैं, बौनापन है और लंबाई है, दोनों में प्रभावी लक्षण कौन सा है या फिर प्रभावी विशेषक कौन सा है मटर के प्लांट के अंदर? तो जो लंबा है वो प्रभावी लक्षण है। तो सारे के सारे जो संतति उत्पन्न होते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, यानी कि सारे के सारे संतति जो है वो लंबे होते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि ये जो संतति यहाँ पर उत्पन्न होते हैं इनमें जो एलील्स हैं, जो जीन्स है लंबाई को नियंत्रित करने के लिए, वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी कि सारे के सारे जो संतति उत्पन्न हुए वो किसी एक जनक के जैसे थे देखने में, है ना। जो लंबा जनक था उसी के जैसे सारे के सारे संतति उत्पन्न हुए, सारे के सारे संतति उत्पन्न जो हुए वो लंबे हुए। लेकिन जो जीनोटाइप है, जो जीन का कॉम्बिनेशन है, वो पेरेंट्स के केस में जो था वैसा इस संतति के केस में नहीं है। यहां पर जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, जबकि यहां पर कैपिटल टी है। यानी इस वाले संतति में लंबाई को नियंत्रित करने वाले जो दो जीन्स हैं उसमें एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। कैपिटल टी लंबा बनाना चाह रहा था प्लांट को, स्मॉल टी बौना बनाना चाह रहा था प्लांट को, लेकिन कैपिटल टी जीत गया। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रभावी लक्षण है प्लांट के अंदर वो क्या है? लंबा है, क्योंकि जब भी लंबाई के लिए जीन आ जाएगा साथ में तो प्लांट लंबा हो जाएगा। और बौना प्लांट तभी होगा जब दोनों के दोनों एलिस जो है वो बौने के लिए ही हो, यानी कि स्मॉल टी के लिए ही हो। जब ऐसा कंडीशन आएगा तभी प्लांट बौना होगा। जैसे ही कैपिटल टी आ जाएगा मटर के प्लांट के अंदर वैसे ही प्लांट लंबा हो जाएगा। इसीलिए लंबा जो है प्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी के सारे संतति कैसे उत्पन्न होंगे भाई? प्रभावी लक्षण वाले होंगे। अच्छा, मान लो कि मैंने आपसे कहा कि मैंने दो प्लांट लिया। एक प्लांट वो है जो जिसके अंदर राउंड बीज आते हैं, गोल बीज आते हैं, और दूसरा प्लांट वो लिया जिसमें जो है झुर्रीदार बीज आते हैं। इनके बीच में मैंने संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है, परागण करवाया, और यहां से F1 पीढ़ी के बच्चे जो है उत्पन्न होते हैं।
क्या बता सकते हो कि जो F1 पीढ़ी के बच्चे आएंगे वो कैसे होंगे, उनमें बीज कैसा होगा? तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले संतति उत्पन्न होते हैं। तो गोल और झुर्रीदार बीज में जो गोल बीज है वो प्रभावी लक्षण है, यानी कि केवल गोल बीज वाले ही संतति उत्पन्न होंगे। फर्क क्या होगा जीनोटाइप में? फर्क क्या होगा जीनोटाइप में कि यहां पर जो जीनोटाइप होगा यानी दोनों के दोनों जो एलील्स होंगे वो एक जैसे होंगे, जबकि यहां पर जो एलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक जो बीज को गोल बनाना चाह रहा था, दूसरा जो बीज को झुर्रीदार बनाना चाह रहा था। ये शुद्ध रूप से गोल बीज है, दोनों के दोनों एलील्स एक जैसे। शुद्ध रूप से झुर्रीदार बीज है, दोनों के दोनों एलील्स एक जैसे, स्मॉल आर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने एक प्लांट लिया पर्पल फ्लावर जिसमें आता है, और दूसरा लिया जिसमें कि व्हाइट फ्लावर आता है, व्हाइट फ्लावर आता है। दोनों का मैंने करा दिया क्रॉस। यहां से F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के जो बच्चे उत्पन्न होंगे, संतति उत्पन्न होंगे, वो कैसे होंगे? देखो इसमें से प्रभावी लक्षण कौन सा है? तो पर्पल फ्लावर जो है वो प्रभावी लक्षण है, तो सारे के सारे जो संतति उत्पन्न होंगे वो पर्पल फ्लावर वाले ही होंगे। ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे प्रभावी लक्षण वाले ही होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लंबे लंबे सवाल जो है लिख करके आते हैं और सिंपल सा जो है आंसर होता है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको देना होता है। तो मटर के पौधे में मंडल के प्रयोग के अनुसार F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे? तो सभी पौधे जो है लंबे थे। ठीक, उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया कि F2 पीढ़ी भी यहां से पैदा करवाया। F2 पीढ़ी के संतति भी उन्होंने पैदा जो है करवाया। इन्होंने क्या किया कि जो भी प्लांट्स उगे हैं ना, उन सारे का करवाया स्वनिषेचन। जैसे मटर का प्लांट है, उसमें फूल है, फूल में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो स्वनिषेचन करवा दिया। स्वनिषेचन जब करवाया उन्होंने तो देखा कि हमें लंबे पादप मिल रहे हैं, हमें लंबे पादप मिल रहे हैं और साथ में बौना पादप भी मिल रहा है। 3 प्लांट उनको कैसे मिलते हैं? लंबे मिलते हैं। 3 प्लांट उनको कैसे मिलते हैं? लंबे मिलते हैं। और 1 प्लांट जो है बौना मिलता है, यानी कि 1/3 जो पादप है वो बौना उगता है और 3/3 जो है 1/4 पादप जो है वो बौना उगता है और जो 3/4 पादप है वो लंबा उगता है। ठीक, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, यानी 4 में से 1 प्लांट जो है बौना उगता है और 3 जो है लंबा होता है। इनका जीनोटाइप देखो कैसा था। 1 प्लांट उगा जो शुद्ध रूप से लंबा था, 2 पादप उगा जो शुद्ध रूप से लंबा नहीं था, यानी इसका जो जीनोटाइप था वो मिक्स्ड टाइप का था, और 1 शुद्ध रूप से बौना उगता है। अब देखो यहाँ कैपिटल टी है तो भी पादप लंबा ही है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी पादप लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो भी पादप लंबा है, स्मॉल टी तब बौना है। तो इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आते हैं तो कैपिटल टी जीत जाता है। कैपिटल टी जीत जाता है यानी कि ये प्रभावी बोल सकते हो कि यहाँ पर डोमिनेंट कर रहा है ये कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या करना चाह रहा है कि प्लांट को लंबा बनाना चाह रहा है, तो प्लांट लंबा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो लंबा है ये क्या है कि प्रभावी लक्षण है प्लांट के अंदर। अब आपसे देखो यहां पर 2 चीज पूछा जाता है। एक पूछा जाता है फिनोटिपिक रेशियो, यानी प्लांट देखने में कैसा है। तो 3 पादप लंबा है और 1 बौना है। और दूसरा आपसे यहां पर पूछा जाता है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, ठीक, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो कैपिटल टी वाला 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 है, और स्मॉल टी वाला 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपसे बताया कि मेंडल साहब ने मटर के प्लांट के अंदर 7 लक्षणों पर स्टडी किया था, 7 लक्षणों पर स्टडी किया था। तो जब केवल एक ही लक्षण को स्टडी किया जाए एक बार में, जैसे 7 लक्षण में से क्या हुआ कि 6 लक्षण जो है 2 पादप उन्होंने चूज किया, लंबा और बौना। बाकी के जो 7 लक्षण थे वो सेम टू सेम थे दोनों में। केवल अंतर कहां पर था? लंबा और बौना, केवल पादप के लंबाई में ही अंतर था। बाकी के सारे 6 जो कैरेक्टर्स थे वो सेम टू सेम थे। तो केवल एक कैरेक्टर का स्टडी जो है उन्होंने एक बार में किया। तो ऐसे क्रॉस को, ऐसे निषेचन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो ये जो रेशियो है ये आपको कब मिलता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि 7 में से 6 लक्षण एक जैसे होंगे, केवल 1 लक्षण जो है भिन्न होंगे।
और उसमें पादप का निषेचन करवाया जाएगा। तो इसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक बार में एक लक्षण का ही स्टडी किया जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। फिनोटिपिक रेशियो ये आएगा, बाहर से दिखने में कैसा है। जीनोटिपिक रेशियो ये आएगा, जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये डायग्राम जो है आपको दिया गया है बुक के अंदर, है ना। शुद्ध रूप से लंबा पौधा, शुद्ध रूप से बौना पौधा। F1PD के सारे पौधे जो है लंबे थे, लेकिन जीनोटाइप यहाँ पर देख लो अलग है। ये भी लंबा है, ये जनक भी लंबा था, लेकिन जनक के अंदर जीनोटाइप ये था और संतति के अंदर जीनोटाइप ये है। फिर क्या हुआ, F2PD के बच्चे जो है पैदा होते हैं। ये यहाँ पर जो है पर निषेचन करवाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। पर परागण या पर निषेचन भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। और यहाँ पर जो है कराया जाता है स्वपरागण, ठीक। फिर यहाँ पर देखो 4 में से जो है 3 पादप लंबे उगते हैं, लेकिन जीनोटाइप में अंतर है। एक है कैपिटल टी वाला, 2 है कैपिटल टी वाला, और एक है बौना जो कि स्मॉल टी इसका जीनोटाइप हो जाएगा। तो रेशियो अगर आप देखो F2PD में, भाई F1PD में तो सारे जो है लंबे हुए हैं। F2PD में फिनोटिपिक रेशियो 3 लंबा 1 बौना, और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी वाला, 2 कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। ये जीनोटिपिक रेशियो है और ये फिनोटिपिक रेशियो है। F2PD में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था, तो 3:1। एकल संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक अनुपात क्या होता है, तो जस्ट मैंने आपको बताया 1:2:1। अब देखो ये एक डायग्राम दिया गया है, ये पर्पल फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है, दोनों के बीच में संकरण हुआ। ये दोनों जनक हैं, इनके बीच में संकरण हुआ। F1PD के ये संतति उत्पन्न हुए जिनमें केवल और केवल पर्पल फ्लावर थे। क्या बता सकते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या है, श्वेत फूल या फिर ये गुलाबी फूल। तो आप देखेंगे कि F1PD में केवल गुलाबी फूल वाले दिख रहे हैं, यानी कि यही जो है प्रभावी लक्षण है, यानी गुलाबी फूल जो है प्रभावी लक्षण है। फिर F2PD जो है स्वनिषेचन से प्राप्त किया गया, तो 3 जो है गुलाबी फूल वाले पादप उगते हैं और 1 सफेद फूल वाले। तो रेशियो देखो यहाँ पर, तो 3:1 का हो जाएगा। 3 गुलाबी और 1 जो है, यानी 4 में से 1 जो है सफेद फूल वाले पादप उगते हैं और 3 जो है उगते हैं जिनमें गुलाबी फूल होता है। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ भी वही हो जाएगा। एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैंने आपसे कहा, एक ही लक्षण के 2 विकल्पों के बीच का संकरण। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, एक लक्षण लिया था लंबाई, जिनके 2 विकल्प कौन से हैं, 2 विशेषक कौन से हैं, लंबा और बौना। तो इनके बीच में संकरण करवाया। बाकी के 6 जो लक्षण है, 7 में से 1 लक्षण तो ये लंबाई है, ठीक। बाकी के जो 6 लक्षण हैं, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, ये सब सेम होंगे। इसमें बीज अगर गोल है तो इसमें बीज गोल होगा। इसमें अगर फ्लावर पर्पल है तो इसमें फ्लावर पर्पल ही होगा, ठीक। बस अंतर कहां पर आएगा, एक लंबा पादप है, दूसरा बौना पादप है। तो एक बार में एक लक्षण का ही स्टडी किया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मेंडल के प्रयोग में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है। द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2। अब इसमें क्या होगा, 2 प्लांट लिया जाएगा जिनमें 2 लक्षणों के ऊपर स्टडी किया जाएगा। यानी 7 में से क्या होगा, 7 में से 5 लक्षण जो है वो दोनों में सेम रहेगा, 2 लक्षण में जो है अंतर रहेगा। जैसे 2 प्लांट लिया जाएगा, एक होगा लंबा और दूसरा होगा बौना। ये दोनों मिलकर एक लक्षण, ये 2 विशेषक है, एक ही लक्षण के 2 विशेषक है, ठीक। अच्छा, लंबा पादप और साथ में हो सकता है कि राउंड बीज वाला ले ले और यहां पर रिंकल्ड बीज वाला ले ले। तो देखो लंबाई एक लक्षण हो गया और बीज की आकृति जो है ये दूसरा लक्षण हो गया। यानी टोटल ट्रेड्स कितने, 4 हो गए, है ना। 2 पेयर हैं ट्रेड्स के, 2 पेयर हैं ट्रेड्स के, 2 पेयर हैं ट्रेड्स के और 1 पेयर है कैरेक्टर का, ठीक। डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक साथ 2 लक्षणों का स्टडी किया जाता है। यहां पर 2 लक्षण है, प्लांट की हाइट और बीज की आकृति। तो 2 प्लांट ऐसा लिया गया कि भाई
एक लंबा था, दूसरा बौना था, एक में गोल बीज आ रहा था और दूसरे में झुर्रीदार बीज आ रहा था। ठीक, एक साथ दो लक्षणों का स्टडी किया जाता है तो द्विसंकर संकरण कहलाता है। अच्छा, ये पेरेंट है। यहां से F1 पीढ़ी के संतति कैसे उत्पन्न होंगे, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो है प्रभावी लक्षण वाले ही संतति उत्पन्न होते हैं। तो लंबा और बौना में प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा है, यानी सारे प्लांट जो होंगे वो लंबे होंगे। ये तो एक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण क्या था, बीज की आकृति। तो गोल बीज जो है प्रभावी लक्षण है, यानी कि सारे के सारे जो प्लांट उत्पन्न होंगे उनमें जो बीज होगा वो राउंड होगा। यानी F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो है प्रभावी लक्षण वाले ही संतति उत्पन्न होंगे। तो प्रभावी लक्षण है लंबा और गोल बीज। तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो संतति उत्पन्न होंगे वो लंबे होंगे और गोल बीज वाले होंगे। समझ में आया आपको? ठीक, उसके बाद जो है F2 पीढ़ी जो है स्वनिषेचन से प्राप्त किया जाएगा। तो उसमें देखो जीनोटिपिक रेशियो ये मिलेगा D। ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, सॉरी ये फिनोटिपिक रेशियो है, माफ करिएगा, फिनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो आपसे नहीं पूछा जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में जो है जीनोटिपिक रेशियो आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल फिनोटिपिक रेशियो ही आपसे पूछा जाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों याद रखना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में केवल आपको फिनोटिपिक रेशियो ही याद रखना है कि दिखने में कैसा है। जैसे इस वाले में देखो दो कैरेक्टर्स उठाए गए हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, सीड के शेप को उठाया गया है और सीड के कलर को उठाया गया है। ठीक, सीड के शेप को गोल झुर्रीदार बीज, दो प्लांट लिया गया, एक में गोल बीज और दूसरे में झुर्रीदार बीज। ठीक, एक में हरा बीज और दूसरे में पीला बीज। F1 पीढ़ी के सारे बच्चे कैसे होंगे, प्रभावी विशेषक वाले या फिर प्रभावी लक्षण वाले होंगे। तो प्रभावी विशेषक क्या है, गोल बीज और पीला बीज। तो सारे के सारे गोल बीज और पीले बीज वाले उत्पन्न होंगे। F2 पीढ़ी में कैसे पादप उगे, तो F2 पीढ़ी में देखो ये गोल हरे बीज वाले भी उगे, झुर्रीदार पीले बीज वाले भी उगे और कुछ नया कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला। नया कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिला कि गोल के साथ पीला बीज, ठीक, और झुर्रीदार के साथ हरा बीज देखने को मिला, है ना। गोल पीले बीज वाले मिले, गोल हरे बीज वाले मिले, झुर्रीदार पीले बीज वाले मिले, झुर्रीदार हरे बीज वाले मिले। तो गोल और हरा बीज तो हम लोगों ने लिया था पेरेंट, झुर्रीदार और पीला बीज, ये दोनों जो है नए कॉम्बिनेशंस यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक, तो फिनोटिपिक रेशियो ये है 9:3:3:1। ये आपको याद रखना है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक साथ दो लक्षणों के ऊपर स्टडी किया जाता है। 7 में से 2 लक्षण के ऊपर स्टडी किया जाएगा, बाकी के 5 जो है सेम रहेंगे। राइट। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे, तो 2 लक्षण भिन्न थे। देखो मेंडल साहब ने 3 नियम दिए थे। जो 2 नियम है वो एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, यानी एक बार में एक लक्षण के ऊपर जो है स्टडी किया जाएगा। और जो तीसरा नियम है जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, ये याद रखिएगा। मेंडल साहब ने 3 नियम दिए, 2 नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर और तीसरा नियम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। प्रभाविता का नियम है, विसंयोजन नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब 2 डिफरेंट एलील्स कंबाइन करते हैं, जब 2 डिफरेंट एलील्स कंबाइन करते हैं तो उसमें से कोई एक ही है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जीव के अंदर। जैसे 2 एलील एक ही लक्षण के लिए, जो 2 एलील होते हैं एक ही कैरेक्टर के लिए जो 2 एलील्स होते हैं, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक ही है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जीव के अंदर। मतलब कि वो अपने लिए प्रोटीन बनवाएगा और जीव के अंदर वो लक्षण जो है प्रदर्शित करवा देगा। तो हम जानते हैं जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों एक ही लक्षण के 2 एलील्स हैं। जब ये दोनों पास पास आते हैं तो कैपिटल T जीत जाता है क्योंकि ये प्लांट को लंबा बना देता है। यही है प्रभाविता का नियम। ठीक, यानी एक डोमिनेंट कर जाएगा, दूसरे को दबा देगा, है ना। एक जो है दूसरे पर प्रभावी हो जाएगा। एक ही लक्षण के जब 2 जीन्स पास में आएंगे, कंबाइन करेंगे, या फिर एक ही जीन के, एक ही लक्षण के 2 जीन
एक साथ आएंगे या फिर एक ही लक्षण के दो एलील्स जो है पास पास आएंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसमें से कोई एक ही जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक, अगर मान लो दोनों सेम टू सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में प्लांट जो है लंबा हो जाएगा, इस वाले केस में प्लांट बौना हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि एक ही लक्षण के लिए जो दो डिफरेंट एलील्स होते हैं तब उसमें से कोई एक जो है खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर दोनों सेम टू सेम है तब तो जैसा दोनों के दोनों एलील्स होंगे वैसा ही प्लांट उगेगा। अगर दोनों ही स्मॉल टी हो जाएगा फिर तो प्लांट बौना ही हो जाएगा। लेकिन जब दो डिफरेंट एलील्स ऐसे कंबाइन करेंगे उस केस में कोई एक है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे कि इस वाले में देखो कैपिटल टी हो जाता है। जैसे राउंड बीज और गोल बीज और झुड़ीदार बीज, बीज के लिए ये दो एलील्स हैं, जब ये कंबाइन करेंगे तो इसमें से कोई एक है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये कैपिटल आर जो है ये खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, यानी बीज को गोल बनवा देता है प्लांट के अंदर। तो एक जो है प्रभावी हो जाता है दूसरे के ऊपर। वी संयोजन का नियम क्या है? वी संयोजन नियम, जब युग्मक का निर्माण होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, तब ये दोनों एलील्स अलग हो जाते हैं। ये दोनों एलील्स अलग हो जाते हैं और युग्मक में कोई एक ही एलील पहुंचता है। ठीक, या तो कैपिटल टी, जैसे हम अगर इन दोनों एलील्स को लेते हैं तो दो तरह के युग्मक बनेंगे, दो तरह के युग्मक बनेंगे, कुछ कैपिटल टी वाले और कुछ स्मॉल टी वाले। जो सामान्य कोशिकाएं होंगी उनमें ये दोनों के दोनों एलील्स होंगे साथ साथ, लेकिन जो शुक्राणु है, अंडाणु है, यानी जो युग्मक है उसमें दोनों में से कोई एक ही एलील पहुंचेगा। क्योंकि हम जानते हैं क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं युग्मक के अंदर, तो ये जो एलील्स यानी ये जो जीन्स होते हैं, जो एक ही लक्षण के दो जीन्स होते हैं, वो भी सेपरेट हो जाते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है कि जब हम एक साथ कई सारे विशेषकों को लेते हैं, जैसे कि इस वाले केस में एक साथ हम लोगों ने कई सारे विशेषक को ले लिए है ना, गोल है, हरा बीज है, जुड़ीदार बीज है, पीला बीज है, ये सारे विशेषक जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और कैसे भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक, तभी तो हमें कुछ नए कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं। हम लोगों ने गोल हरा बीज, झुड़ीदार पीला बीज लिया था तो गोल हरा बीज मिला, गोल हरा बीज मिला, झुड़ीदार पीला बीज मिला, लेकिन ये गोल पीले बीज वाले और झुड़ीदार हरे बीज वाले भी नए कॉम्बिनेशन मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने चार विशेषक लिए हैं वो सारे विशेषक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, किसी के साथ कोई भी विशेषक जाकर के कंबाइन कर जा रहा है। यानी कोई भी दो विशेषक आपस में कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ही स्वतंत्र है वो सारे के सारे विशेषक एक दूसरे से। राइट, आप ये सारे नाम जो है नियम के याद रखें और ये याद रखें कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन है और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा नियम है। आपसे देखो एग्जाम में पूछा हुआ था ये सवाल, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे? 2 लक्षण, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो है ये नियम दिया गया है। ये भी देखो एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। हम लोगों ने जस्ट चर्चा किया कि मेंडल साहब ने शुद्ध रूप से लंबा प्लांट लिया था, शुद्ध रूप से बौना प्लांट लिया था, उनके बीच में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, तो सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो लंबे थे। अब देखो उन्होंने गोल बीज वाले पौधों को झुड़ीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले थे। तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। तो गोल झुड़ीदार बीज में गोल बीज प्रभावी लक्षण है, तो सारे के सारे संतति कैसे हुए? गोल बीज वाले हुए। लंबे और बौने में प्रभावी लक्षण क्या है? लंबा, तो सारे संतति लंबे थे। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यदि वे झुड़ीदार बीज वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? कुछ नहीं करना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट लगाना है F1 पीढ़ी में सारे संतति कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। अब देखो झुड़ीदार बीज और गोल बीज, प्रभावी लक्षण क्या है? गोल बीज। ठीक, तो गोल बीज वाले बच्चे होंगे। उसके बाद देखो लंबे पौधे हैं और बौने पौधे हैं, प्रभावी लक्षण क्या है? लंबे पौधे हैं, तो लंबे पौधे होंगे। यानी गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे, लंबे पौधे होंगे और गोल बीज वाले होंगे। ठीक है, तो गोल बीज वाले लंबे पौधे, गोल बीज वाले लंबे पौधे, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? यानी कि लक्षण की बात की जा रही है यहां पर। तो लंबाई एक लक्षण था, बीज की आकृति एक लक्षण था, फूल का रंग जो है लक्षण है ना, पर्पल व्हाइट। यहां पर बीज की आकृति गोल झुड़ीदार, लंबा पादप बौना पादप, पत्तों की आकृति कोई लक्षण नहीं था।
मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस केस में। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? देखो मेंडल साहब ने क्या किया था, हम लोगों ने अभी देखा, एक शुद्ध रूप से लंबा पादप लिया था कैपिटल टी वाला, दूसरा शुद्ध रूप से बौना पादप लिया था, ड्वार्फ लिया था, स्मॉल टी वाला, इनके बीच में परागण करवाया और सारे के सारे जो संतति उत्पन्न हुए वो लंबे हुए, ठीक, लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे। अब देखो जो F1 पीढ़ी में संतति उत्पन्न हुए वो सारे के सारे लंबे थे, तो मेंडल साहब को लगा कि ये जो विशेषक है ना, बौनापन जो है प्लांट के अंदर वो समाप्त हो गया, क्योंकि सारे के सारे पादप जो है वो एक ही जनक के जैसे हुए, केवल जो लंबे जनक थे उनके जैसे ही सारे के सारे संतति जो है उत्पन्न हुए हैं। मतलब कि जो जीन प्लांट को बौना बना रहा था अब वो नष्ट हो चुका है, ठीक है, वो अब क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। लेकिन जब F2 पीढ़ी के संतति उत्पन्न होते हैं तब उन्होंने कमाल की चीज ये देखी कि भाई 4 में से जो है 3 पादप तो लंबे होते हैं लेकिन एक बौना भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संतति उत्पन्न हुए हैं इसमें बौनेपन के लिए जीन तो आया था, है ना, बौनेपन के लिए जीन तो वंशागत हुआ था, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। वो एक्सप्रेस कहां कर पाया, इस F2 पीढ़ी में एक्सप्रेस कर पाया, ठीक। अगर मान लो ये F2 पीढ़ी के प्लांट्स नहीं उगे होते तो मेंडल साहब को यही लगता कि बौनेपन के लिए जो जीन जिम्मेवार है वो नष्ट हो जाता है, ठीक। जब F2 पीढ़ी के प्लांट उगे तब उनको समझ में आया कि नष्ट नहीं हुआ था, बस खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, वो दब गया था, ठीक, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। एक्सप्रेस जो है F2 पीढ़ी में कर पाया। वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। अगर यहीं पर रुक जाते तो उनको समझ में आता कि जो अप्रभावी लक्षण है वो नष्ट हो चुका है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अप्रभावी लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेवार है वो आए तो हैं, है ना, F1 पीढ़ी के संतति में, बस एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाए हैं। सी हमारा राइट आंसर। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डैश थे। नीला फूल तो था ही नहीं, पीला फूल था ही नहीं, बैंगनी और सफेद फूल ठीक है, पीला और बैंगनी फूल, पीला फूल नहीं था। बी नहीं, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। जो भी इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न 2022 में वो सारे मैं आपको करवा रहा हूं। मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित है। मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित है। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, यानी एक गलत है, उसी गलत विकल्प का जो है चयन करना है। माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ का योगदान करते हैं, बिल्कुल सही है। समान मात्रा में क्रोमोसोम आता है, यानी कि समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ आता है माता और पिता से। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होने चाहिए, यह भी सही है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होने चाहिए, एक माता के साइड से, दूसरा पिता के साइड से। वही एलील वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई एक ही लक्षण के लिए आपके पास 2 जीन्स होते हैं, वो जो 2 जीन्स होते हैं उसमें से एक जीन माता के साइड से और दूसरा पिता के साइड से आता है। ऐसा थोड़ी ना है कि लंबाई को कंट्रोल करने वाला जीन केवल पिता के साइड से आएगा, माता के साइड से नहीं आएगा, भाई दोनों के साइड से आएगा, ठीक है। और जो लंबाई है वो दोनों के जीन से, दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, सही है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए, गलत है। प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल सही है। सी हमारा राइट आंसर, ये गलत ऑप्शन है। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? ये पता करने के लिए कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण है वो स्थानांतरित होते हैं। इसीलिए वो मटर के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ना कि ये चेक करने के लिए कि भाई कौन सा मटर का प्लांट अच्छा है, अलग अलग वैरायटी मटर के प्लांट को उगाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए ये सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मेंडल ने 2 प्रयोग किए। लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित कराने के लिए लिया
और छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित कराने के लिए लिया। यानी दो जनक इन्होंने लिया, जो मेल था वो लंबा था और जो फीमेल प्लांट है वो बौना है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है, लंबा पौधा जिसके पास पराग है यानी कि मेल पार्ट, और छोटा पौधा यानी कि बौना पौधा जिसके पास बीजांड है यानी कि फीमेल, और निषेचन करवाया। ठीक, फिर दूसरा देखो उन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें ये मेल है और ये फीमेल है। अब ठीक उलट दिया, जो लंबा है इस बार वो फीमेल है और जो बौना है वो मेल है। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे। देखो, इनसे जो संतति उत्पन्न होंगे वो F1 पीढ़ी के कहे जाएंगे, और F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा। तो दोनों ही केस में F1 पीढ़ी में लंबे पादप ही उगेंगे, मटर के प्लांट के केस में। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेल लंबा है या फीमेल जो है वो लंबी है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, F1 पीढ़ी के सारे संतति जो है वो लंबे होंगे। तो प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इतना लंबा सवाल है, ऐसे ही बड़े बड़े सवाल आते हैं और कॉन्सेप्ट केवल ये होता है कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे प्रभावी लक्षण वाले संतति उत्पन्न होते हैं। तुरंत आप उड़ा दोगे सवाल को। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को कहा जाता है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। देखो, मेंडल साहब से पहले भी कई सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने वंशागति के गुणों के ऊपर अध्ययन किया था, बट वो सफल नहीं हो पाए। मेंडल साहब सफल हो पाए, जिसमें से एक कारण तो मैंने आपको बताया ये था कि वो मैथमेटिशियन भी थे। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है ना, डेटा को अच्छे से रिलेट करना, अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना, वो अच्छे से कर पाए थे क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे। इसके अलावा और भी कारण थे। उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। इनसे पहले जो वैज्ञानिक आए वो एक साथ सारे लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, तो खिचड़ी बन जा रहा था पूरा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या किया, एक एक लक्षण का स्टडी जो है बारी बारी से किया, फिर दो दो लक्षण का स्टडी जो है उन्होंने किया। ऐसे उन्होंने स्टडी किया था। इनसे पहले जो वैज्ञानिक आए वो एक साथ सारे लक्षणों का स्टडी कर रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। उन्होंने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले विष्टि जीवों की गणना की। देखो, मुख्य कारण क्या था, तो ए, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ठीक, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो उद्यान मटर, गार्डन पी। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक कैपिटल टी था, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्रतीक से ये डिसाइड होगा कि प्रभावी लक्षण कौन सा है, प्रभावी कौन सा है, नहीं। मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में गलत हो जाएगा। मटर की बात की जा रही है तो सभी जीवों से हम कंपेयर नहीं करेंगे, यहां पर केवल मटर की बात होनी चाहिए। लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, इसलिए प्रभावी लक्षण बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हो, बिल्कुल सही है ना। कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो। अगर लंबेपन के लिए जीन, जैसे लंबेपन के लिए जीन को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बौनेपन के लिए स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो अगर एक भी जीन आ गया लंबेपन के लिए तो प्लांट को लंबा बना देगा, है ना। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तब तो दोनों के दोनों जीन जो है लंबेपन के लिए है, तो नो डाउट प्लांट जो है लंबा ही बनेगा। लेकिन इसमें से अगर एक भी कैपिटल टी हो जाए, दूसरा स्मॉल टी हो जाए, तो भी प्लांट लंबा ही होगा।
इसीलिए लंबापन जो है ये प्रभावी लक्षण है कि इसका अगर एक जीन भी आ जाएगा ना लंबेपन के लिए तो प्लांट को लंबा बना देगा। जबकि बौनेपन के लिए क्या होगा भाई, दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो बौनेपन के लिए ही होने चाहिए, तभी जाकर के प्लांट बौना होगा। केवल यही कंडीशन है जब प्लांट बौना होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आ जाए तो कभी प्लांट बौना नहीं होगा, प्लांट लंबा हो जाएगा। इसीलिए लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे जिसका जीनोटाइप ये है और बौने पौधे जिसके जीनोटाइप ये है संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या था, तो मैंने आपको बताया जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1, 3 पादप लंबे 1 पादप बौना। और जीनोटिपिक रेशियो क्या था 1:2:1, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 3:1। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था। यानी जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं इनके ऊपर स्टडी कर दिया था शुरू मेंडल से पहले भी कई सारे वैज्ञानिकों ने। लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए। तो पहला है, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी लक्षण दिख रहे थे उन सारे की गिनती उन्होंने रखी थी। तो ये हम यहां पर सही बोलेंगे। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीन को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है। मेंडल साहब जो है एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, लंबाई एक लक्षण उठाया और कई पीढ़ियों तक देखा कि जो लंबाई है उसमें कैसे चेंज आ रहा है। जबकि इनसे पहले जो वैज्ञानिक आए वो सारे ही लक्षण के जीन को एक बार में स्टडी कर रहे थे, तो उनसे नहीं हुआ। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। बिल्कुल सही है। मैथमेटिशियन थे, इनका इस्तेमाल उन्होंने किया था। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। गलत हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े सैंपल के ऊपर काम किया था। देखो, आप नियम देने जा रहे हैं तो 2-4 प्लांट के ऊपर काम करके आप नियम नहीं दे सकते हैं। एक बड़े सैंपल के ऊपर जो है आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप किसी अच्छे जो है नतीजे पर पहुंचेंगे, है ना। जब आप बहुत सारे प्लांट के ऊपर काम करेंगे तभी आप एक सही नतीजे पर पहुंचेंगे। तो छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया था, नहीं, बड़े आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। बड़े सैंपल साइज के ऊपर उन्होंने काम किया था। यानी बहुत सारे मटर के प्लांट के ऊपर उन्होंने काम किया था। 7 वर्षों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित थे, जैसे गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो गोल और झुर्रीदार बीज में झुर्रीदार बीज अप्रभावी है, लंबे छोटे में छोटे पौधे अप्रभावी है, सफेद और बैंगनी में जो सफेद फूल है वो अप्रभावी है। तो झुर्रीदार छोटे और सफेद, डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। बिल्कुल सही है। आपके बॉडी के अंदर हर क्रोमोसोम क्या है? जोड़े में है। तो जोड़े में जो 2 क्रोमोसोम है उसमें से एक माता के साइड से आया, एक पिता के साइड से आया है। लेकिन जब आपके अंदर युग्मक बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक ही क्रोमोसोम आएगा, है ना, क्योंकि बाकी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, युग्मक में 23 ही होते हैं। तो हर पेयर से केवल एक ही क्रोमोसोम जो है युग्मक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, समझे आप? जैसे ये शुक्राणु है, इसमें आपको एक क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक, हर जोड़े में से एक क्रोमोसोम मिलेगा और ये जो क्रोमोसोम है शुक्राणु में हो सकता है माता का हो या फिर पिता वाला हो। जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती है। फिर जब निषेचन की क्रिया होगी तो क्या होगा? वापस से जो गुणसूत्र है वो जोड़े में आ जाएंगे, 46 हो जाएंगे। यही चीज आपसे कहा गया है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है। तो मेंडल के प्रयोगों के परिणाम, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। जो आपने 20 संयोजन का नियम देखा था उसमें वही था कि जो आपके जीन जो एलील्स होते हैं वो एलील्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं जब युग्मक का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, जब संलयन होता है तो एलील्स भी फिर वो एलील्स जो है वो पास आ जाते हैं। तो मेंडल के प्रयोगों के परिणाम, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन अलग कॉन्सेप्ट है, म्यूटेशन है ना। जाति उद्भव नए प्रजाति का बनना, ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। गुणसूत्र संख्या में भिन्नता, ये अलग है। तो वंशागति के इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। मेंडल ने जो नियम दिए हैं उनमें जो है इन सारे के ऊपर बात की गई है। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। आरंभ में पौधों पर पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था। सही कथन चुनना है ना, सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले पर निषेचन हुआ था है ना, शुद्ध रूप से लंबा प्लांट लिया गया, शुद्ध रूप से बौना प्लांट लिया गया। दो अलग अलग प्लांट है ना, एक लंबा है और एक बौना है। दो अलग अलग प्लांट के बीच में निषेचन कराया गया है तो ये पर निषेचन हो जाएगा। पर परागण भी लिख करके आ सकता है। फिर F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे पादप उगे थे ना, तो इनमें स्वनिषेचन करवाया गया था, ठीक, जिससे F2 पीढ़ी के बच्चे जो है उत्पन्न हुए थे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षण वाले गोल झुड़ीदार बीज लंबे बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया। सही है, गलत कथन चुनना है। उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए गए और परिणामी F1 संतति सभी पौधे लंबे थे। बिल्कुल सही है। F1 पीढ़ी के सारे पौधे कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, तो सारे के सारे पौधे जो थे वो लंबे थे। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति सभी पौधे लंबे थे, तो ऐसा नहीं था। अधिकांश लंबे थे लेकिन कुछ बौने भी तो थे। 4 में से 3 जो है वो लंबे थे और एक बौना था। यहां लिखा है सभी पौधे लंबे थे, तो यह गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधे में वंशागत हुए थे। बिल्कुल सही है, ठीक है। भले ही F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे लेकिन जीन्स उनमें थे बौनेपन के लिए, बस वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, जो कि F2 पीढ़ी में कर दिया तो बौना पौधा मिल गया। सी हमारा राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। डीएनए का कौन सा भाग किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना रखता है ना। प्रोटीन कैसा बनेगा इसकी सूचना जो इसका स्रोत है वो डीएनए में है, ठीक है। और डीएनए के जिस सेगमेंट में होता है, जिस खंड में होता है, उसे हम लोग जीन बोलते हैं। डीएनए के जिस सेगमेंट में, जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब डीएनए का मान लो कि ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के बनाने का क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो ये जो डीएनए का टुकड़ा होगा ये जीन कहलाएगा। फिर ये जो जीन है ये आरएनए में कन्वर्ट होगा। जीन बेसिकली क्या है, डीएनए का टुकड़ा है तो डीएनए ही है। फिर यहाँ से प्रोटीन बनेगा, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही आपके अंदर लक्षण दिखेगा। मान लो कि ये एक टुकड़ा है डीएनए का जिसमें किसी भी टाइप के प्रोटीन बनाने की सूचना निहित इसमें नहीं है, तो हम इसको जीन जो है नहीं बोलेंगे, हम इसको जीन नहीं बोलेंगे। बस हो गया, यही है ये। डीएनए का कौन सा भाग किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना रखता है, तो बी हो जाएगा। डीएनए है उसमें आपके स्किन के कलर को देने के लिए जो है एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है जिससे प्रोटीन बनेगा और आपकी स्किन को कलर दिया जाएगा। तो वो जो टुकड़ा होगा वहां पर जीन कहलाएगा, जो कि आपके स्किन के कलर के लिए होगा। जीवों के लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? जीन करता है। अगर जीन में चेंज आता है, जीन बेसिकली क्या है, डीएनए का टुकड़ा है। अगर डीएनए में चेंज आता है, जीन में चेंज आता है, तो जीन में है प्रोटीन बनाने के लिए कोड्स, इंफॉर्मेशन कि प्रोटीन कैसा बनेगा। तो अगर जीन में ही चेंज आ गया, यानी कि प्रोटीन बनाने का जो सोर्स है, जो इंफॉर्मेशन है, कोड है, उसमें चेंज आ जाएगा, तो बनने वाला प्रोटीन भी आपके अंदर उसमें चेंज आ जाएगा। जो लक्षण है उसमें भी चेंज आ सकता है। किसी पौधे की लंबाई किन पर निर्भर करती है? मिट्टी की गुणवत्ता पर, हार्मोन की मात्रा पर, पत्तियों के आकार पर, जल की मात्रा पर। तो हार्मोन की मात्रा पर हम लोग बोलेंगे। जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं ना कि डीएनए का टुकड़ा होता है जीन, जीन में इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसा बनेगा, जैसा जीन होगा
वैसा प्रोटीन बनेगा, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसे जो है लक्षण जो है जीव के अंदर आएंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो प्रोटीन है ये कैसे खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, यानी ये प्रोटीन कैसे आपके अंदर वो लक्षण जो है वो प्रदर्शित करवा पाता है। जैसे बाल का रंग काला होगा, इसके लिए प्रोटीन बनेगा, तो फिर ये प्रोटीन जो है बाल का रंग काला कैसे बनवा देता है, काला कैसे करवा देता है। तो जो एग्जाम्पल आपकी बुक में लिया गया है हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर लंबाई को नियंत्रित करने के लिए जो है हार्मोन होता है ना, हार्मोन होता है ना, पादप हार्मोन होता है जैसे कि ऑक्सिन। ठीक, पादप के लंबाई को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन है ऑक्सिन। अब ये हार्मोन अगर ज्यादा बनेगा तो प्लांट ज्यादा लंबा हो जाएगा, कम बनेगा तो प्लांट बौना रह जाएगा, ठीक ठाक मात्रा में बनेगा तो प्लांट की लंबाई जो है वो ठीक ठाक रहने वाली है। यानी ये जो हार्मोन है इसके मात्रा पर पादप की लंबाई जो है निर्भर करती है कि पादप की लंबाई अधिक होगी, कम होगी, कैसी होगी। अब ये हार्मोन जो है कितने मात्रा में ये हार्मोन जो है बनने वाला है, ये डिपेंड करता है कि इसके बनने का प्रोसेस जो है वो कैसा चल रहा है। हार्मोन बनने का जो प्रोसेस है अगर वो सही तरीके से चल रहा है तो सही मात्रा में हार्मोन जो है बनने वाला है, सही मात्रा में हार्मोन बनेगा, सही मात्रा में पादप की लंबाई जो है वो होने वाली है। अब जो ये हार्मोन जो है इसका जो मेकिंग प्रोसेस है, इसका जो मेकिंग प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होता है एंजाइम। ध्यान से सुनिए, पादप की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन है, हार्मोन की मात्रा पर पादप की लंबाई जो है वो निर्भर करती है। ठीक, और हार्मोन कितने अमाउंट में बनेगा डिपेंड करता है उसके मेकिंग प्रोसेस में, और इस मेकिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम, और एंजाइम जो है मेनली प्रोटीन होते हैं। ठीक, अगर ये प्रोटीन अच्छे से काम करेगा तो सही मात्रा में हार्मोन बनेगा और सही मात्रा में पादप की लंबाई होगी। अगर ये प्रोटीन यानी कि ये एंजाइम सही मात्रा में सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हार्मोन कम बनेगा और जो प्लांट है वो बौना रह जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन की मात्रा पर हम बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि जीन में कोई चेंज आता है तो बनने वाले प्रोटीन यानी कि जो एंजाइम होगा उसमें भी चेंज आ जाएगा, इसमें चेंज आ जाएगा तो हार्मोन का जो मेकिंग प्रोसेस है इसमें चेंज आएगा, इसमें डिस्टर्बेंस होगा, इसमें डिस्टर्बेंस होगा, हार्मोन के अमाउंट में चेंज आएगा, हार्मोन के अमाउंट में चेंज आएगा तो प्लांट के लेंथ में चेंज आएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है आपके बुक में दे रखा है तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एंजाइम की दक्षता कम हो जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एंजाइम की दक्षता कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो पौधा है वो बौना हो जाएगा। हम यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक ना। पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई केवल लंबाई ही थोड़ी होती है, पौधों में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई के संदर्भ में है ये आप ध्यान में रखिएगा, लंबाई के संदर्भ में है। ठीक, पौधों की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये होना चाहिए था। तो जो पौधा है वो छोटा होगा, बौना हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 1 है हमारा ये समाप्त हो गया। पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।